Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, सरस्वती शिक्षण सदन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज अपने ज्योग्राफी में 6th चैप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपना चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो आपका टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन जो आपका टॉपिक है इसका मीनिंग क्या है, इसमें अपने क्या पढ़ना है कि जो इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्री अपने लगानी है तो उस इंडस्ट्री को अपने कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। इस्टेब्लिश करने के लिए अपने को कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि वो इंडस्ट्री यहाँ अपने लगाना चाहते हैं वहाँ वो इंडस्ट्री लग सकती है या नहीं लग सकती। अगर लगाएंगे, अगर अपने फैक्टर को ध्यान ना दें, है ना, अपने जो उसको फैक्टर इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर ध्यान ना दें तो हो सकता है अपने को उसमें बहुत ज़्यादा घाटा पड़ जाए। ठीक है, तो ये जो फैक्टर डिटरमाइनिंग है, जो लोकेशन को डिटरमाइन करने वाले होते हैं, इनको अपने ध्यान में रखना होता है जब कोई नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी हो। तो ये जो फैक्टर हैं ये आपने कह दें कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है ये डिटरमाइन करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। कोई भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए कुछ फैक्टर जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, उसके बाद वाटर सप्लाई, फिर आ जाएगा आपका लेबर, मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल सेक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री को अपने कहाँ लगाएं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि अपने को इंडस्ट्री लगाने के लिए जो एसेंशियल है, क्योंकि अपने इंडस्ट्री में करते क्या है, रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल गुड्स में बदलते हैं, तो उसके लिए अपने को रॉ मटेरियल चाहिए। पावर जो उसको कन्वर्ट करेगी, मशीनों को चलाएंगे, वो भी चाहिए। वाटर सप्लाई भी चाहिए होती है, जो भट्टियाँ हैं, मशीनें, उनको ठंडा रखने के लिए या अलग अलग यूज़ होता है वाटर का सभी इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की फॉर्म में। लेबर तो चाहिए मशीनों को चलाने के लिए। मार्केट, उसको बेचने के लिए जो प्रोडक्शन होगा, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब वैसे फेवरेबल कंडीशन है लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी है, अनफेवरेबल है, या वो ज़्यादा टैक्स लगाती है या अलाउ नहीं करती वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन, ये काफ़ी मेन पॉइंट है। ट्रांसपोर्टेशन, जब अपने किसी इंडस्ट्री को गलत जगह लगाते हैं कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल नहीं है, पावर, वाटर सप्लाई ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है या अपने को जो प्रोडक्शन उसे मार्केट तक पहुँचाना है वो भी दूर है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल आएगा, अगर अपने इंडस्ट्री को सही जगह नहीं लगाया तो सबसे बड़ा डिफरेंस कौन जनरेट करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मतलब अपने ऐसी जगह नहीं लगाई, यहाँ सब कुछ जो अवेलेबिलिटी है वो आसपास है या उसी जगह पे अपने को मिल रही है, अपने कहीं दूर लगा ली, तो उसकी वजह से उसको लाने का, रॉ मटेरियल को जो अपनी फैक्ट्री है उसके तक, उसके बाद फैक्ट्री से आगे मार्केट तक भेजने का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो उसके अपने प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, मतलब अपने को इंडस्ट्री लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, अपने घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, और कैपिटल ये भी चाहिए। कोई भी अपने रॉ मटेरियल लेके आना है, पावर सप्लाई अपने को चाहिए, जो भी लेबर चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, तो उसके सभी के लिए अपने को पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये कैपिटल भी बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरली यही देखा जाता है कि जितने भी अपने ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करने के फैक्टर हैं, या रॉ मटेरियल है, पावर है, ये सब कुछ एक ही जगह मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, रेयर चांस होता है कि वो मिल जाए। ये ज़रूर हो जाता है कि अपने उसके आसपास कहीं लगा लें इंडस्ट्री, ये तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो फैक्टर हैं, मान लो सबसे मेन आपका आ गया रॉ मटेरियल,
है ना, एक आ गया आपका मार्केट और एक पावर सप्लाई आ गया। ये तीनों पॉइंट यहाँ आसपास हो तो अपनी इंडस्ट्री या तो रॉ मटेरियल पे लगा लें, या मार्केट के पास लगा लें, या पावर सप्लाई पे लगा लें, या इनके किसी बीच वाले एरिया में लगा दें, है ना। यहाँ अपने को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, मतलब अपना यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट कम बैठ रहा है, वहाँ पे अपने इंडस्ट्री को स्टैब्लिश्ड कर सकते हैं। जनरली क्या देखा जाता है, या तो जो बल्कि और हैवी इंडस्ट्री है जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल के ऊपर ही लगाया जाता है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, वेट लूजिंग होता है। जब प्रोसेसिंग करते हैं उसमें तो बहुत सारा उसका वेट लूज हो जाता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री भी इसका एग्जांपल है, रॉ मटेरियल के एरियाज़ के आसपास ही शुगर इंडस्ट्री को अपने लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ज़्यादा दूर तक लेके जाएंगे तो अगर 1 क्विंटल गन्ना है तो उससे जो शुगर तो 9 से 12 किलो ही बननी होती है, बाकी तो सारा एक तरह से वेस्टेज होता है। तो उस रॉ मटेरियल को ज़्यादा दूर तक कैरी करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा इंडस्ट्री लगाने का, है ना। या उनको पावर सप्लाई पे भी लगा सकते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए आयरन और भी उतना चाहिए होता है, और जो कोल है पावर सप्लाई की फॉर्म में वो भी उतना चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगा लेते हैं, यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगा लेते हैं, दोनों जगह। जैसे यहाँ पे भी आयरन और इंडस्ट्री लगा ली, यहाँ पे भी आयरन और इंडस्ट्री लगा दी। यहाँ से जो आयरन और है, रेलगाड़ी है, वो यहाँ तक लेके आ जाती है, या कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, जब वो वापस लौटती है तो यहाँ से कोल लेके आ जाती है, तो उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम बैठता है, ऐसे भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। या जैसे मार्केट के पास जैसे जो वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं होती है, प्योर मटेरियल होता है रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्री को अपने मार्केट के पास भी लगा सकते हैं, जिनका जो रॉ मटेरियल और जो उसका प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर वेट के होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो क्योंकि डिमांड तो उसकी कहाँ होती है, मार्केट में ही होती है, तो इस वजह से उसे मार्केट के पास ही या मार्केट के अंदर ही अपने लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो पॉइंट हैं कि अपने इंडस्ट्री को कहाँ स्टैब्लिश करेंगे, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक चीज़ जनरली ये देखा जाता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जिस जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी हो जाएगा। जो अर्बनाइजेशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करता है। या ये देखा जाता है कि जैसे मैंने अभी आपको बात की है कि कॉटन टेक्सटाइल या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मार्केट ओरिएंटेड हो जाती है, कुछ सिटी के अंदर भी लग जाती है या उसके आसपास लग जाती है, क्योंकि उसका जो कंजम्पशन होता है वो तो मार्केट में ही होना होता है। तो ये भी फैक्टर जो होते हैं उसको अफेक्ट कर देते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो कहाँ लगेगी, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि जनरली कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री जैसे कॉटन टेक्सटाइल होगी, उसके पास ही उसको कलर करने की इंडस्ट्री होगी, पास ही उसके प्रिंट करने की इंडस्ट्री होगी। मतलब जो जिनका सिमिलर रॉ मटेरियल है या दूसरे के लिए उन्होंने सप्लाई करना है आगे अपना रॉ मटेरियल, या जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी, पास ही उसके कोई मोटर व्हीकल की इंडस्ट्री होगी, मतलब मोटर व्हीकल इंडस्ट्री को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो पास पास लग जाते हैं। ऐसे पास पास लगने से जो इकट्ठा होने का बेनिफिट है उसको अपने एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोल देते हैं, कि कुछ इंडस्ट्री को अपने पास पास ही इस्टेब्लिश्ड कर दें, पास ही इस्टेब्लिश्ड कर दें, और उनको जो बेनिफिट उससे होगा पास पास होने से, उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें है कि जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में जो अपने दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, यहाँ पे जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड होती थी उसका मेन जो अपने कह सकते ऑब्जेक्टिव होता था वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ होता था। मतलब वो अपने हिंटरलैंड में, या रूरल हिंटरलैंड है, वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आती थी, उसकी सप्लाई आगे जो दूसरे पार्ट हैं वर्ल्ड के वहाँ होती थी, वहाँ से जो कोई मटेरियल आया उसका जो प्रोडक्शन है उसके हिंटरलैंड आसपास में, वो ऐसे एक ट्रेडिंग सिस्टम था जो डेवलप था। ये भी आपकी बुक में इस टॉपिक में बताया हुआ है। तो जो अपना मेन टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन, उसमें आपने यही ध्यान देना है कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर हैं, ये आपसे पूछा जाता है,
ठीक है। ये कहाँ स्टैब्लिश्ड होना है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, आगे की क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये समझाने के लिए था कि इसका मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, किस तरह की इंडस्ट्री किस जगह लगेगी। इसमें जो मेन पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ही अफेक्ट करेगा, मतलब अपने जो इंडस्ट्री है सही जगह नहीं लगाई, किसी गलत जगह लगा दी, तो उसको उसकी वजह से अपने को एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना पड़ेगा, जिससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट है। एक आपके इसमें ये भी आ जाते हैं कि फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, है ना, और ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ये जो फिजिकल फैक्टर आ गया, ये भी फिजिकल फैक्टर आ गया, ये भी फिजिकल फैक्टर आ गया, फिजिकल फैक्टर, है ना, फिजिकल फैक्टर, ये ह्यूमन फैक्टर आ गया, HF लिख दें इसे, ये भी ह्यूमन फैक्टर आ गया, ये भी ह्यूमन फैक्टर आ गया, ये भी ह्यूमन फैक्टर है और ये भी ह्यूमन फैक्टर है। ठीक है, तो जैसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कौन कौन से फिजिकल फैक्टर हैं, कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें आप ये बता सकते हो। आगे एक आपके डायग्राम बनाया हुआ है इंडस्ट्रियल लोकेशन में, जिसमें मार्केट और जो इंडस्ट्री है उसके लिंकेज की बात की गई है। मार्केट और इंडस्ट्रीज के लिंकेज की बात की है। मार्केट और इंडस्ट्री का लिंक कैसे होगा? सबसे पहले अपने को चाहिए होगी मनी। कोई इंडस्ट्री लगानी है तो अपने को मनी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि मनी से ही अपने जो रॉ मटेरियल है, जो अपनी पावर है या लेबर है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या मार्केट तक उसे पहुंचाना है, वो मनी से ही पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले अपने को मनी चाहिए होती है। मनी से अपने क्या ले सकते हैं? इनपुट, जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए होगी। इनपुट कौन कौन से होंगे? रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट, रॉ मटेरियल और अदर कंपोनेंट। और इसमें कुछ फैक्टर भी आ जाएंगे, जिसमें लैंड आ जाएगा, आपका लेबर आ जाएगी, ठीक है, उसकी बिल्डिंग्स आ जाएगी। ऐसे कुछ पॉइंट इसमें इनपुट में आपके शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ से जो भी मटेरियल अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ लेके जाएंगे? फैक्ट्री तक। रॉ मटेरियल है, उसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने कहाँ लेके जाएंगे? फैक्ट्री तक। फैक्ट्री में क्या होगा? उसका प्रोडक्शन होगा, है ना, प्रोडक्ट बनेगा। तो जो प्रोडक्ट है उसको अपने किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ लेके जाएंगे? मार्केट में। मार्केट से अपने को क्या मिलेगा? मनी मिलेगी। मनी से फिर से अपने इनपुट लेंगे, इनपुट से ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में फिर मनी बनेगी। ये एक ऐसा लिंक होता है जिसको अपने इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज बोल देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और आता है, वो भी ऐसे आपको ग्राफ में शो किया हुआ है एक डायग्राम के थ्रू। आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री, आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। एक तो ये हो गया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया डिसीजन टू लोकेट इंडस्ट्री।
ठीक है, ये 4 जो फैक्टर हैं वो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन आपके सामने पेश करते हैं कि रॉ मटेरियल का उस पर्टिकुलर साइट जो है यहाँ पे अपने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, वहाँ पे रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा कितना आएगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आएगा, प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट मार्केट तक पहुँचाने का खर्चा कितना आएगा, और वहाँ पे इंडस्ट्री को लोकेट करने का डिसीजन अपना कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी है, वो आएगा। तो वहाँ पे अपनी क्या लग जाएगी, फिर इंडस्ट्री लग जाएगी। इन सभी पॉइंट को मिलाकर आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। आगे का अपना इंडस्ट्रियल लोकेशन के बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसकी जैसे अपने जो फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले जो स्टोरी बता रखी थी वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही थी। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जनरली आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखते होंगे, जिसमें आपको कोई व्हीकल मिल जाता है, कोई फूड मटेरियल मिल जाता है, कोई केमिकल मिल जाता है, ठीक है, कोई आपको जैसे सीमेंट मिल गया, ये मिल जाता है, कोई आपको जैसे अपने कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की कोई प्राइवेट सेक्टर मिल गया, कोई पब्लिक सेक्टर का मिल गया ना। ये आपने वर्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं सुने होंगे, तो उनको किस किस बेसिस पे अपने क्लासीफाई कर सकते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए, तो वो अपने उसके लिए अपने करेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रॉ मटेरियल। वैसे तो 4-5 टाइप का होता है, आपके सिर्फ 2 टाइप का बताया हुआ है। तो उसमें एक जैसे आ गया एग्रो बेस्ड जो रॉ मटेरियल है उसमें आपका आ जाएगा कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, वेजिटेबल ऑयल आ जाएगा। तो ये उसमें कुछ पार्ट आपके आ जाएंगे। फिर है जो मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे इसका एग्जांपल आएगा कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, तो उसमें एक तो आ जाएगी के और फंडामेंटल इंडस्ट्रीज, और दूसरी आ जाएगी कंज्यूमर गुड्स। के और फंडामेंटल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनका जो प्रोडक्शन है, जिससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसका एक एग्जांपल है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो अपने स्टील बनता है वो जैसे व्हीकल बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल बन जाता है, तो उसको अपने फंडामेंटल इंडस्ट्री कह देते हैं। या जिससे डिफरेंट टाइप्स की जो मशीन्स बनती है वो किसी ना किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल होती है कोई प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसे अपने के और फंडामेंटल इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है कि इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए होता है। जैसे मान लो कोई व्हीकल इंडस्ट्री होगी, कोई जैसे बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री होगी, कोई क्लोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी कि डायरेक्ट उसका जो यूज़ है वो कंज्यूमर करेंगे, उसकी कोई और प्रोसेसिंग उसके बाद नहीं होगी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आ गया। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज कह लो और इन्वेस्टमेंट। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है, एक तो लार्ज स्केल, एक मैंने वहाँ पे जो आपको मीडियम बता दिया था, मीडियम नहीं स्मॉल स्केल यूज़ करना है उसके लिए, और एक होती है आपकी हाउस होल्ड और कॉटेज। ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ एक के बारे में स्मॉल स्केल के बारे में बताया हुआ है कि इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है। जनरली ये 1 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर काउंट होगी। अब ये जो लिमिट है 5 करोड़ तक भी करने की मेरे ख्याल से यहाँ कर दिया है कि इसकी जो लिमिट है 5 करोड़ तक होगी। 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल में
या जैसे आपकी बुक में तो 1 करोड़ बताया हुआ है, 1 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल स्केल में आएगी, उससे अगर ज़्यादा हो रही है तो वो लार्ज स्केल में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो लार्ज स्केल में 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, और जो हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री इसमें कुछ थाउजेंड का या बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जो लोकल अवेलेबल रॉ मटेरियल होता है उसको ही जो फैमिली मेम्बर हैं या वर्कर हैं वो कन्वर्ट करके और जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर देते हैं हाथ से। उसके बाद एक आपका बेसिस आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे अपने पास 4 टाइप की है। फर्स्ट इसमें आ जाएगी आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इसमें जो प्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर में ही उसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इसमें जो इंडस्ट्री आती है वो एक तो भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और एक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 इसमें शामिल है पब्लिक सेक्टर में। ये जनरली क्या होता है कि लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से इसमें से कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल बताओ, या जैसे आगे प्राइवेट करेंगे, है ना, जॉइंट करेंगे, या उनके एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं। जितने भी टाइप के अपने इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन किए हैं बेसिस पे, उन जितने भी टाइप हैं उनके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। उसके बाद में जो प्राइवेट है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट होता है, वो किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंडर में होता है। जैसे इसमें आ गया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, और एक आ गया जैसे आपका डाबर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। उसके बाद में आपका आ गया जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है, कि इसमें पब्लिक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल के साथ अगर मिलकर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड हो रही है तो उसको अपने जॉइंट सेक्टर बोल देते हैं। इसका एग्जांपल आपको आ जाएगा ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जॉइंट इस्टेब्लिशमेंट है। लास्ट जो है इसमें वो है आपका कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव जैसे इसके नाम से ही है कि कोऑपरेशन होता है इसमें, जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उससे जो आगे उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो उसका प्रोडक्शन ले रहा है, उसको सेल कर रहा है मार्केट तक, तो सारे ही प्रोड्यूसर, उसके सप्लायर, उसमें जो वर्कर हैं, वो सारे इसमें पार्टिसिपेशन उनका होता है, सभी का हिस्सा होता है, चाहे प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, चाहे उनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन्वेस्टमेंट में भी उनका हिस्सा होता है, प्रॉफिट लॉस में भी उनका हिस्सा होता है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है। इसका एग्जांपल आ जाएगा शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र और कोयर इंडस्ट्री, नारियल उद्योग इन केरला। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप होगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ बल्कि और हैवी, या अपने कह सकते हैं वेट। ठीक है, बेस की वेट के ऊपर की जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, उसका जो प्रोडक्शन है वो हैवी है या लाइट टाइप का है, तो उसके बेस पे 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है। एक तो होती है हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल है, जैसे आयरन ओर हो गया, उसमें अपने आयरन ओर के साथ साथ वहाँ अपने चूना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ जो कोल है वो सारे के सारे हैवी वेट के होते हैं, तो इसको अपने हैवी इंडस्ट्री के, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी हैवी होता है। और एक होती है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो उसका अपने कह देते हैं कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, और जो उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, वो दोनों लाइट वेट के, तो उसे अपने क्या कह देते हैं? लाइट इंडस्ट्री कह देते हैं। इसका एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ जाएगा।
तो ये आज आपका टॉपिक थे दोनों, इंडस्ट्रियल लोकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कुछ ना समझ में आया हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। थैंक यू।